चलिए अब हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की। और इसके अंदर कुछ चेंजेस आए थे 2-3 साल पहले, उस वजह से हमें काफी डिटेल में और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आज की पूरी क्लास हमारी केवल और केवल प्रोविडेंट फंड पर ही चलेगी। देखिए, प्रोविडेंट फंड बेसिकली होता क्या है कि जब तक एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है तो उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट, मैं बेसिक आइडिया पहले बता देता हूँ। जैसे सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को, मान लेते हैं 50,000 पर मंथ। इसमें से 5,000 पर मंथ डिडक्ट हो गया उसकी सैलरी से पीएफ का, तो इसे हम बोलते हैं एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द पीएफ, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ जब ये पैसा जाता है तो ये पैसा ना केवल एम्प्लॉय के लिए पैसा डिपॉजिट होता है 5,000, लेकिन इसमें लगभग ये मानिए 5,000 रुपए पर मंथ एम्प्लॉयर भी जमा कराता है। इसे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो एम्प्लॉय ने 5,000 जमा किया, एम्प्लॉयर ने 5,000 जमा किया, तो 10,000 रुपए पर मंथ डिपॉजिट हो गया। इस पे हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अब हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि इसका क्या होगा, ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। ये तो हम सीख ही नहीं सकते, ये तो कभी टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ही पैसा है और हमारा ही पैसा जमा हो रहा है। उसमें क्या इनकम है, क्या टैक्सेबल है? क्यों? क्योंकि हमारी ये ऑलरेडी सैलरी 50,000 की ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है। इस 50,000 में से 5,000 हम आग लगाएं, जमा करें, जो मर्जी करें, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये जो इंटरेस्ट मिला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये टैक्सेबल होता है या एग्जम्प्ट होता है। तो एक बात ये होगी, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एग्जम्प्ट है हमेशा ही, वो तो टैक्सेबल कभी भी नहीं होगा। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एग्जम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है एट द टाइम ऑफ सर्विस और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वो दोनों बातें, क्योंकि रिटायरमेंट पर लाखों रुपया एक साथ मिलेगा और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो रहा है। अगर अभी एग्जाम्प्ट हुआ है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टैक्सेबल हो जाएगा, अगर अभी टैक्सेबल हुआ है तो तब एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो क्या है पूरा प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 10 हमारा है इनकम टैक्स में जो एग्जामिशन के बारे में बताता है। तो 10, 11, 10, 12 और 10, 13 हमें प्रोविडेंट फंड की एग्जामिशन के बारे में बताता है। तो ये एक रिटायरमेंट स्कीम है और लगभग हर क्वेश्चन में आता ही है, इसलिए मैं प्रोविडेंट फंड जनरली सब लोग लास्ट में कराते हैं। मैं इसे अलाउंसेस के तुरंत बाद परक्यूजिट से भी पहले करा रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो आता ही है। तो एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का सिंकिंग फंड में, और वो मेंटेन होता है या तो एम्प्लॉयर, प्रोविडेंट फंड या तो एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा या गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर अगर मेंटेन करेगा मतलब एम्प्लॉय से पैसा लिया और उस पैसे का इस्तेमाल एम्प्लॉयर कर रहा है, और एम्प्लॉयर एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट उसको पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे सर्टिफाइड बोल देते हैं। तो एम्प्लॉयर खुद भी मेंटेन कर सकता है या गवर्नमेंट के पास जमा करा दे, भैया हमें नहीं पता, ये लो पैसे, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा हम पैसे आपसे वापसी ले लेंगे। तो दोनों ही बातें हैं। जनरली एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसा जमा कराता है जितना एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। दिस एग्रीगेट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन सम सिक्योरिटीज, और उस पर इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। ये इंटरेस्ट भी इसी फंड में ऐड होता रहता है। तो हर साल क्या होगा, एम्प्लॉय का पैसा जमा होगा, हर साल क्या होगा, एम्प्लॉयर का पैसा जमा होगा, और हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इसमें जमा होता रहेगा। तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चार चीजें हैं, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट, और एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। तो चार चीजें हो गई, इन चारों का हमें ट्रीटमेंट सीखना है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। The total amount out of the sinking fund is given to the employee on his or her retirement or death as the case may be.
तो जो टोटल अमाउंट होता है सिंकिंग फंड का, वो एम्प्लॉय को कब दिया जाता है? या तो वो रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी, है ना? If an employer deduct the amount of provident fund from the employee but subsequently fails to deposit such sum with the government, then such sum collected from employee and not deposited will be considered to be income under section 28 और income from other sources 56। ये क्या क्या रखा है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए होता क्या है, बीच में बहुत देखने को मिला कि एम्प्लॉयर ने, मान लिया उसके यहाँ 1000 एम्प्लॉय काम करते और मंथली उनकी सैलरी से 5000 रुपीज पीएफ डिडक्ट होता है एम्प्लॉय वाला। तो मान लिया उन्हें एवरेज 5000 है और 1000 एम्प्लॉय हैं और 5000 रुपए का अमाउंट है, तो 50 लाख रुपए हर महीना उसकी सैलरी से तो काट लिया एम्प्लॉय की, और अब 50 लाख रुपए एम्प्लॉयर को अपना भी डाल के 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास जमा कराने। तो एम्प्लॉयर अपना तो 50 लाख जमा नहीं करा रहा था और एम्प्लॉय का 50 लाख भी काट के अपनी जेब में डाल रहा था। क्या देखी जाएगी बाद में जो होगा। तो गवर्नमेंट को जब पता चला कि ये सब हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जैसे ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से ये कट करेगा 50 लाख और हमारे पास जमा नहीं कराएगा, तो जो P&L अकाउंट होता है ना एम्प्लॉयर का, उसमें क्रेडिट साइड में इनकम में हम लिख देंगे। तो क्या होगा, जो कंपनी का P&L है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, तो एक तरीके से टैक्स देना पड़ जाएगा एम्प्लॉयर। और साथ में ये लिखा, जिस साल एम्प्लॉयर इस पैसे को जमा कराएगा उस साल के खर्चे में लिख देंगे। तो इस साल काटा जमा नहीं करा, इस साल की इनकम में जुड़ जाएगा। अगले साल जमा किया तो अगले साल के खर्चे में लिख देंगे। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये वाली बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि भैया सैलरी में से अगर जो भी आप पीएफ का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेंगे वो सब माइनस हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। हमने ये देख लिया कि जो पीएफ है उसमें कुछ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोविडेंट फंड कौन सा है, उस हिसाब से ये अमाउंट टैक्सेबल होगी या एग्जम्प्ट होगी। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज पब्लिक, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। देखिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल अथॉरिटी है, रेलवे है, या रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज है। इनका सब कुछ फ्री है, कभी कुछ टैक्सेबल है ही नहीं, ऑलवेज एग्जेम्प्ट। चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, रिटायरमेंट के दौरान, सर्विस के दौरान, सब कुछ फ्री है। ठीक है, सब कुछ फ्री है अंडर सेक्शन 10(11). तो मेनली बात क्या होती है, दो बातें। देखो तीन चीजें हमने कहा था मिलेंगी, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और एक इन दोनों पे इंटरेस्ट, चाहे इकट्ठा दे रखा हो अलग अलग। तो ये तो मैंने कहा था कभी टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसकी सैलरी में से निकला और सैलरी तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी। बात है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। मैंने कहा सब कुछ एग्जेम्प्ट है, तो इसका मतलब ये भी एग्जेम्प्ट है और इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सब कुछ एग्जेम्प्ट है पीएफ का। इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर एक्स वर्किंग है और इनकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, डीए है 50% ऑफ बेसिक सैलरी,
सेल्स करी है इन्होंने 20 लाख, जिस पर इन्हें 5% का कमीशन मिला है, इन्हें एडिशनल कमीशन भी मिला है। एम्प्लॉयर एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता है जहां पर एम्प्लॉय 4500 पर मंथ डिपॉजिट कराता है और एम्प्लॉयर भी सेम यही अमाउंट डिपॉजिट कराता है और इंटरेस्ट भी इसे मिला है। हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, तो हम क्या हेडिंग डालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी। तो देखिए बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है हमेशा, जो है 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने के लिए 1,20,000 ये टैक्सेबल हो जाएगी। डीए हमेशा ही टैक्सेबल होता है, हमेशा डीए 100% टैक्सेबल हो जाता है। जितना भी डीए मिलेगा, डीए मिलता है बेसिक सैलरी का 50% फुली टैक्सेबल। कमीशन फुली टैक्सेबल होती है हमेशा, कमीशन हमेशा फुली टैक्सेबल होती है चाहे कुछ भी हो। तो इन्हें एक तो सेल हुई है 20 लाख, उसके ऊपर 5% का कमीशन मिला है इन्हें 1,00,000 रुपए, प्लस इनको 1,000 पर मंथ का और कमीशन मिला है, ये भी टैक्सेबल है। तो 1,12,000 रुपए का कमीशन इनका हो गया टैक्सेबल। अच्छा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं होती कभी, वो तो हमेशा ही एग्जम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, तो बस सब एग्जम्प्ट हो गया। ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी 2,92,000। इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपीज मैक्सिमम। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस वो इस क्वेश्चन में नहीं है, और एक प्रोफेशनल टैक्स वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो टैक्सेबल सैलरी आ गई हमारी 2,42,000। तो 2,42,000 रुपीज की टैक्सेबल सैलरी आ गई। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया ये? अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में कि ये क्या होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसे हम आरपीएफ बोल देते हैं, या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसे यूआरपीएफ बोल देते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये जो फंड है ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के हिसाब से होता है, और ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहां 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं वहां पर एप्लीकेबल होता है। इन केस पीएफ में कुछ फंड एक्ट में कुछ चेंज हुआ हो तो अलग बात है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर उसको देखकर अपडेट नहीं करता हूँ। मतलब एक मोटे तौर पे ये मानकर चलिए 20-50 एम्प्लॉय हैं तो वहां पर अप्लाई होता है। हमें ये खुद से नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या नहीं, ये हमें खुद से चेक नहीं करना, हमें दे रखा हो। नहीं दे रखा तो हम बाय डिफॉल्ट रिकॉग्नाइज ही मानते हैं। एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहां 20 से कम एम्प्लॉयज है वहां पर एम्प्लॉयर चाहे तो भी वो स्टार्ट कर सकता है खुद से प्रोविडेंट फंड, कोई मना ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और सारा का सारा पैसा जो एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जमा कराता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के पास 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं
तो वो खुद भी बना सकता है अगर एम्प्लॉय राजी हो तो। एम्प्लॉय की कंसर्न लेके खुद ही मेंटेन कर सकता है पीएफ, और इसका पैसा प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर से और इनकम टैक्स के कमिश्नर से अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा वो प्रोविडेंट फंड। तो अगर वो सब राजी है, एम्प्लॉय राजी है और प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर भी राजी है, इनकम टैक्स का कमिश्नर भी ठीक कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है, रिकॉग्नाइज है। आपको क्वेश्चन में सिंपल लिखा होगा ये रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये ऐसा फंड है जो अप्रूव्ड नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि अगर वो कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड से अप्रूव्ड नहीं है तो फिर तो वो फंड ही नहीं होगा। अगर वो रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इट मींस वो कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड से तो रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज का यह सेंस ये है कि इनकम टैक्स के कमिश्नर ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या हो? एक कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज है तो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, अनरिकॉग्नाइज है तो बेनिफिट कम मिलेंगे। तो इन दोनों में क्या फर्क है बेनिफिट्स में? तो हुआ ये, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या है, एट रिटायरमेंट ये एग्जेम्प्ट है, और रिटायरमेंट पे ये मानिए लाखों रुपए मिलते हैं, लाखों रुपए, और ये एट रिटायरमेंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो लाखों रुपए यूआरपीएफ के अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के टैक्सेबल हो जाएंगे, आरपीएफ के एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और ड्यूरिंग सर्विस, जब तक सर्विस या जॉब कर चल रही है तो इसमें पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और ये ड्यूरिंग सर्विस टोटली एग्जेम्प्ट है, क्योंकि यहां 100% टैक्सेबल कर दिया बात में, और यहां 100% एग्जेम्प्ट हो गया क्योंकि पहले टैक्सेबल कर चुके। अब देखो एक बात समझो, मान लिया मुझे पता है 5 लाख 7 लाख रुपए तक की इनकम पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। अब हर साल 1-2 लाख रुपए और मैं एग्जम्पशन लिमिट में आ रहा हूं तो पता चला मुझे कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ा। लेकिन रिटायरमेंट पे 25 लाख रुपए मिल गए, अब 25 लाख पे तो अच्छा खासा टैक्स बैठ जाएगा ना। तो हमेशा रिटायरमेंट का एग्जेम्प्ट रहना और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस थोड़ा सा टैक्सेबल होना, थोड़ा एग्जेम्प्ट हो जाना ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर क्या होता है, यहां ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोल रखा है आरपीएफ के लिए, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए, कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो एग्जेम्प्ट है, बार बार मैं कह चुका हूं। 12% तक फ्री है स्टैंडर्ड सैलरी का। अब स्टैंडर्ड सैलरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड सैलरी लॉ में कहीं नहीं लिखा, हमने आसानी के लिए बता रखा है, जो एचआरए के लिए सैलरी होती है, जिसमें 3 चीजें आती हैं, बेसिक सैलरी प्लस स्पेशल डीए प्लस स्पेशल कमीशन, है ना। अब स्पेशल डीए क्या होता है? तो स्पेशल डीए वो होता है जो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिक सैलरी का पार्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और स्पेशल कमीशन क्या होता है? जो फिक्स्ड परसेंटेज होता है सेल पर, है ना। ये हम एचआरए में अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। तो हमें 12% लेना है, इतना फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन है तो वो टैक्सेबल, ठीक है।
इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द आरपीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5% तक फ्री है और 9.5% से ऊपर का टैक्सेबल होता है और मिलता ही 8.5 है, तो इसका मतलब सारा ही फ्री हो जाता है। फिर भी क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि भैया 10% मिला है तो आधा परसेंट टैक्सेबल हो जाए, वो अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि वो कैसे टैक्सेबल करना है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(11) और 10(12) हमेशा अवेलेबल है, चाहे आप कोई से भी टैक्स स्लैब में आते हैं, आप ओल्ड में न्यू में आते हैं, 115 बीएसी में आते हैं नहीं आते हैं, हमेशा एग्जम्प्ट है, दोनों ही सिचुएशन टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो वो 10(11) स्टैच्यूरी है और 10(12) हमारा इसकी बात कर रहे हैं जो आरपीएफ के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(11) और 10(12) would not be available in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relate to the amount or the aggregate of amount of contribution made by that person मतलब employee exceeding 2,50,000 in any previous year on or after 1st April 21। अब ये क्या बोल रखा है भाई, हम एग्जम्पशन क्यों दे रहे हैं, बताओ क्यों दे रहे हैं हम एग्जम्पशन? कि गरीब आदमी है, रिटायरमेंट होगी, कुछ पैसे मिलेंगे, एग्जाम दे रहे हैं, अभी भी एग्जामेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसान एक साल में 2.5 लाख से ऊपर का पैसा जमा करा, ठीक है ना, और वो 2.5 लाख रुपए का पैसा जो जमा करा रहा है उससे ये लिखा है क्या है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर 2.5 लाख रुपए तक का पैसा जमा करा रहा है और तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2.5 लाख से भी ऊपर जमा करा रहा है तो उस 2.5 लाख से ऊपर की अमाउंट पर जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। मतलब अगर एम्प्लॉय ने 3 लाख रुपए जमा कराए तो इन्होंने कहा है 2.5 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट है वो तो एग्जेम्प्ट है टू द एक्सटेंट 9.5%, लेकिन जो इसके ऊपर का इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जाम नहीं होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। However, the exemption would not be available in respect of income by way of interest। तो इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही। इनकम by way of interest during the previous year to the extent related to the amount or aggregate of amount employee exceed 2,50,000 in the previous year on or after 1st April 21। ठीक है, तो अगर 2.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉयर की बात नहीं, एम्प्लॉय अगर 2.5 लाख से ऊपर जमा कराता है तो एम्प्लॉयर भी तो जमा करा रहा होगा, तो 2.5 लाख से ऊपर की अमाउंट। अब देखो जो इंटरेस्ट मिलता है वो एम्प्लॉयर दोनों के कंट्रीब्यूशन पे मिलता है, एग्जेम्पशन मिलती है तो दोनों पे ही एग्जेम्पशन मिलती है। तो यहां ये बोल रखा है कि जो एग्जेम्पशन हमें मिल रही है वो 2.5 लाख से ऊपर के कंट्रीब्यूशन पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे है इफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय, हाँ जी, नहीं, अभी आगे पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगी बात समझ में। ठीक है ना, इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन और एम्प्लॉय, असल में क्या है कि कई बार क्या होता है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, मान लिया मैं हूं, मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूं और मैंने एक कंट्रीब्यूशन करने लग गया एक फंड में, तो इसलिए यहां एम्प्लॉय और पर्सन लिखा है। इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच एम्प्लॉय पर्सन oblique employee is in a fund in which there is no employer's contribution, तो हायर लिमिट ऑफ 5 लाख विल बी एप्लीकेबल फॉर सच कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब यहां है कि अगर अकेला है
तो 5 लाख रुपए, और अगर 2 लोग करें तो 2.5 लाख रुपए, इसका 2.5 लाख और उसका 2.5 लाख, 5 लाख हो जाएंगे ना। तो ऊपर जो लिखा है कि एम्प्लॉय का 5 लाख तक 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो एम्प्लॉय का 2.5 लाख से ऊपर है तो एम्प्लॉयर का भी 2.5 लाख से ऊपर हो गया। तो इसलिए वो बात बोल रखी है कि ऊपर 2.5 लाख 5 लाख हो जाएगा। नीचे लिखा है कि अगर एम्प्लॉय अकेला है और कोई एम्प्लॉयर नहीं है तो उसके लिए फिर 5 लाख की लिमिट हो जाएगी कि 5 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जाम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर है कि टोटल 5 लाख है, एम्प्लॉयर है तो मिलाकर 2.5 लाख मिलाकर 5 लाख, और अगर जो है केवल अकेला एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय इन द सेंस कोई और जमा नहीं करा रहा, अकेले पैसे जमा करा रहा है, तो 5 लाख के लिए। ठीक है, तो इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन इन ए फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो 5 लाख रुपए की लिमिट आ जाएगी, और इंटरेस्ट जो मिलेगा वो, ठीक है ना, आफ्टर वुड बी एग्जाम्ड अप टू द लिमिट। तो ये लिखा है कि 5 लाख रुपए तक का तो एग्जाम्पशन की लिमिट में आएगा, लेकिन उसके ऊपर का एग्जाम्पशन की लिमिट में नहीं आएगा। इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट एक्रूड अप टू 31 मार्च 2021, उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड के केस में कैसे कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहां पर लिखा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स है, क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है पहले वाला। तो बेसिक सैलरी पहले भी क्या थी, यही थी 1,20,000। डीए पहले भी 60,000 था फुली टैक्सेबल। कमीशन टोटल मिलाकर पहले भी 1,12,000 आ रहा था। ठीक है ना, तो मैं उसमें देरी नहीं कर रहा हूं समझाने में, वो ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं। उसके बाद पिछले क्वेश्चन में मैंने कह दिया था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब हम इसको देखते हैं कि एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज मेंटेन करता है और ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा 4500 पर मंथ, ये तो एग्जेम्प्ट है, इसकी कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमने पूरा टैक्सेबल कर दिया। एम्प्लॉयर भी इतना ही जमा कर रहा था। अब हम इसे देख लेते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 4500 इंटू 12, 54,000। अब इसमें से कर देते हैं लेस एग्जेम्प्ट, ये है 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। अब स्टैंडर्ड सैलरी का क्या मतलब होता है, बेसिक सैलरी प्लस स्पेशल डीए। अब स्पेशल डीए क्या होता है, जो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कंप्यूट होता है। ऐसा क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ बताया जाना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया डीए के बारे में कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए लिया जाता है या नहीं, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बेसिक सैलरी का पार्ट है या नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं। तो इसके अंदर डीए स्पेशल नहीं है, तो ये तो नहीं लेते डीए। कमीशन, कमीशन हमें लेना फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स। तो 1,12,000 में से 1 लाख रुपए का फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स है और 12,000 रुपए का मंथली है, तो हमें क्या लेना है, 1 लाख रुपए का फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स वाला। तो 2,20,000 का 12% कितना होता है, 26,400 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बाकी का 27,600 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इंटरेस्ट मिला है 5500 रुपए, जो कि है 11%। तो हमें लिखना है इंटरेस्ट 5500 माइनस एग्जेम्प्ट। अब जो एग्जेम्प्ट है वो 9.5% है। अब 9.5% किस चीज का, जितना फंड वैल्यू है उसका। फंड वैल्यू कितना है भाई, अगर हमें 5500 का इंटरेस्ट मिला है 11%, तो 11% से डिवाइड कर देंगे तो फंड वैल्यू आ जाएगी।
और इसका 9.5% एग्जाम्प्ट कर देंगे, है ना, या सीधा ही आप परसेंटेज ना लगाएं, 5500 इंटू 9.5 अपॉन 11 कर दें तो भी यही आएगा। तो कितना अमाउंट आ गया? तो 4750 एग्जाम्प्ट हो गया और 750 टैक्सेबल हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी, इन सबको ऐड कर देते हैं, 3,20,350 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी आ गई 2,70,350। ठीक है, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये भी इजी है। अभी थोड़ा सा मुश्किल आगे आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जहां पर हम लोगों को बता रखा है कि मिस्टर एक्स है, एम्प्लॉयड है, एबीसी लिमिटेड में 60,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है, डीए 10,000 पर मंथ है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि ये सैलरी का पार्ट है। बोनस है, कमीशन है, दोनों ही 11,000 रुपए पर मंथ डिपॉजिट कराते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और इंटरेस्ट इन्हें 1,00,000 रुपए मिला है। हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तो मैं पूरी हेडिंग वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम और ये वो सीधा मैं निकाल रहा हूँ। तो बेसिक सैलरी है इनकी 60,000 पर मंथ, फुली टैक्सेबल हो जाती है। डीए फुली टैक्सेबल होता है, चाहे फॉर्मिंग पार्ट हो या ना हो सैलरी का, टैक्सेबल तो हो ही जाता है पूरा का पूरा 1,20,000। बोनस हमेशा टैक्सेबल होता है बट रिसीट बेसिस पर। तो यहाँ वर्ड लिखा पेड, अगर लिखा होता ड्यू है नॉट पेड तो नहीं लेते, क्योंकि बोनस जब मिलता है तभी हम लिखते हैं, टैक्सेबल करते हैं, ये हम पहले पढ़ भी चुके। तो बोनस 20,000 आएगा। कमीशन हमेशा टैक्सेबल होता है, चाहे वो परसेंटेज है या फिक्स्ड है, वो स्टैंडर्ड सैलरी में नहीं आएगा या आएगा वो अलग बात है, टैक्सेबल तो हमेशा ही होता है। तो 50 लाख का 2%, 1,00,000 रुपए ये भी आ गया। अब ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 11,000 पर मंथ, तो कितना हो गया 1,32,000। लेस करते हैं एग्जाम्प्ट 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, और स्टैंडर्ड सैलरी में आएगा हमारा बेसिक, स्पेशल डीए एंड स्पेशल कमीशन, तो तीनों ही चीजें आ जाएंगी। तो इसका 12% कितना हो गया 1,12,800। तो 1,12,800। अगर मान लिया ये जो 12% है ये 1,32,000 से ज्यादा हो जाता तो 1,32,000 ही लेते, पूरा एग्जाम कर देते। ये थोड़े ना अब जितना मिला उससे ज्यादा एग्जाम कर दोगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट वही होगा, जितना मिला उससे ज्यादा एग्जाम कैसे कर दोगे आप। तो कितना टैक्सेबल हो गया ये 19,200। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 1,00,000 रुपए मिला है, लेस कर देते हैं जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1,00,000 रुपए 10% है, 9.5% एग्जाम्प्ट हो जाएगा 95,000, और 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी ।
984,200 माइनस इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000, 9,34,200, ये आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। और कोई इनकम है नहीं तो यही ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी, पांचों हेड की इनकम मिलाकर। आपने नाम सुना होगा एक सेक्शन 80C का, है ना? ये बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट डिडक्शन होती है 80C की। ये 80C की डिडक्शन कब मिलती है? जब हम अंडर सेक्शन 115 BAC से बाहर आ जाते हैं तो मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है हमको। तो 80C की डिडक्शन में ये लिखा है कि जो आप एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, इस चैप्टर के एंड में मैंने दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अभी मैं दिखा भी दूंगा। टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर 80C की एग्जम्पशन मिल जाती है। तो इसमें से अगर, अब मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि वो कहां पर है। तो ये है 80C की डिडक्शन। ये आपका एक चैप्टर है डिडक्शन पर अलग से, उसमें भी हम पढ़ेंगे। पहले मैंने बता रखा है 80C के बारे में या नहीं? तो पांचों हेड की इनकम को ऐड करके हम डिडक्शंस लेस करते हैं। चैप्टर 6 है एक डिडक्शंस का, उसमें हम लोग 80C से 80U की डिडक्शन लेस करते हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा फेमस डिडक्शन है 80C की। इसमें कुछ पैसा कहीं पेमेंट करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पे आपको डिडक्शन मिलती है। ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल और HUF को ही मिलती है। एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो 115 BAC से बाहर जाएंगे तो ही मिलेगी। अगर 115 BAC में रहेंगे तो आपको डिडक्शन ये नहीं मिलेगी। एक बात तो ये हो गई। अब इसमें आता क्या क्या है? तो इसमें अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। 1,50,000 रुपए तक की अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदें, उस पर डिडक्शन मिलती है। पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट कराएं 10-15 साल के लिए, उस पर डिडक्शन मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराएं, उस पर डिडक्शन मिलती है। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का पैसा है, रिकॉग्नाइज्ड का या स्टैच्यूटरी का, उस पर डिडक्शन मिलती है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं, उसमें पैसा जमा कराने पर डिडक्शन मिलती है। कुछ स्पेशल म्यूचुअल फंड होते हैं अंडर सेक्शन 1023D, उन पर डिडक्शन मिलती है। नेशनल हाउसिंग बैंक में टर्म डिपॉजिट स्कीम में पैसे जमा कराने पे डिडक्शन मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करने पे डिडक्शन मिलती है। और एजुकेशन एक्सपेंसेस, फुल टाइम एजुकेशन होती है बच्चों की, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फुल टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं, फुल टाइम, तो डिडक्शन मिलती है। आपके घर का हाउसिंग लोन का रीपेमेंट पर प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन मिलती है, क्योंकि इंटरेस्ट पर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मिल जाती है। प्रिंसिपल अमाउंट पर यहाँ डिडक्शन मिलती है। कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, कुछ स्पेसिफाइड एन्युटी प्लान्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड पेंशन फंड्स हैं, वहां पर आपको डिडक्शन मिलती है। कुछ नाबार्ड में है, पैसा जमा कराने पे डिडक्शन मिल जाती है। FD है बैंक में, उस पे डिडक्शन मिलती है। सीनियर सिटीजन की कुछ स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा कराने पर मिलती है डिडक्शन। नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा जमा कराने पर डिडक्शन मिलती है। तो ये है कुछ चीजें जो डिडक्शंस आपको मिलती है। तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन अभी आपको केवल क्या समझना है? अभी आपको केवल ये समझना है कि आपको इस चैप्टर में, तो जो हमारा पॉइंट आया था वो केवल वही था कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराने पर
आपको डिडक्शन मिल रही थी। तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर आपने पैसा कहाँ डिपॉजिट किया है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, लेकिन डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाएंगे, है ना। तो ये है, अगर हम मान लिया दोनों तरीके से टैक्स निकालना सीख ले, तो अंडर सेक्शन 80C में जो डिपॉजिट है एम्प्लॉय का 1,32,000, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 1,32,000 माइनस करके कितना आ गया। अब हमसे पूछा टैक्स लायबिलिटी निकाली। अब हम अगर टैक्स निकालते हैं तो एक तो है 115 BAC में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जो, है ना। तो इसके हिसाब से हमारी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 9,34,200 होगी, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा नहीं, 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और इसमें 0 से 3 लाख कुछ भी टैक्स नहीं लगता है ना। 3 to 6 लाख 5% टैक्स लगता है, तो 15,000 हो गया। और 6 से 9 लाख कितने परसेंट टैक्स लगता है, 10%। कितना हो गया, पक्का 10% है, चेक कर लिया। और फिर 9 लाख से 9,34,200 पर ये हमारा टैक्स रेट है 115 BAC में। शुरू के 3 लाख रुपए पर नील है, 3 लाख से 6 लाख 15%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर 30%। और यहाँ पर 87A में रिबेट भी है अप टू ₹7 लाख तक की अगर इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए की 87A में रिबेट मिलती है, रिबेट। लेकिन अगर आप ऊपर निकल गए तो रिबेट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 115 BAC से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपका जो टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक फ्री है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है, और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक आपका 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। और यहाँ पर काफी डिडक्शंस आपको मिलती है। और 60 साल से 80 साल के लोगों को 3 लाख रुपए फ्री है, और 80 साल से ऊपर के लोगों को शुरू के 5 लाख रुपए फ्री है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन रेस्पेक्ट टू टैक्स। इसमें 87A का रिबेट मिलता है अगर आपकी इनकम होती है मैक्सिमम अप टू ₹5 लाख। और कितना अमाउंट मिलता है इस पे, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर 5% कितना होता है, 12,500। तो 12,500 रुपए मैक्सिमम मिलता है। 87A अगर आप 115 BAC से बाहर आते हैं तो इस पे भी मिलता है। तो यहाँ पर अब 34,200 रुपए पर 15% लगेगा, 5,130। टोटल 50,130। अब इसके ऊपर हमारा लगेगा 4% सेस।
5.2, तो टोटल कितना हो गया? तो इसे सेक्शन हम राउंड ऑफ कर देते हैं 288 बी में। 288 ए में हम इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करते हैं और 288 बी में टैक्स को नियरेस्ट 10 रुपीज में हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 52,140 रुपीज हो जाएगा। अगर ये 115 बी ए सी से बाहर जाते हैं, तो अगर ये एग्जिट करते हैं तो इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 8,02,200, लेकिन ये ज्यादा पड़ेगा टैक्सेस पे। अप टू 250 नील है, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 12,500, और 5 लाख से 8,02,200 20%, 60,440, 72,940, और इस पे सेस लग जाएगा टोटल, और इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 75,860। तो बेनिफिट तो हमें 115 BAC में ही पड़ रहा है यहाँ, तो हमें बेनिफिट लेना चाहिए 115 BAC का और उसी के हिसाब से टैक्स देना चाहिए। हम बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इसके अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस तो सब फ्री कर देते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सब कुछ टैक्सेबल कर, तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो ये वही है जो हमने पहले भी 2 बार किया था। तो इसका स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाला सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो भी फ्री हो जाता था और ये भी फ्री हो जा रहा है। तो बेसिक सैलरी था 1,20,000, डीए था 60,000 और कमीशन था 1,12,000। बाकी एग्जाम्प्ट हो गया। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया सब फ्री हो गया। तो 2,92,000 आ गया था और हमने डिडक्शन दिया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले भी हम कर चुके हैं, 242 आ गया था। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। हम 18 क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन में 70,000 रुपीज की बेसिक सैलरी है, 8,40,000, डीए 30,000 पर मंथ है, बोनस 50,000 है, कमीशन 1 लाख है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना है। ठीक है, तो इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? 13,50,000। लेस कर देते हैं डिडक्शन सेक्शन 16, 50,000, तो टैक्सेबल इनकम आ गई 13 लाख। अब दो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि
कोई अलग से डिडक्शंस तो है नहीं, तो बेनिफिट 115 बीएसी में ही रहेगा। हमें बोला नहीं कि एग्जिट कर रहे हैं तो 115 बीएसी से ही एग्जाम में भी निकाल देना, मैं तो आपको सिखाने के लिए दोनों से निकाल के बता रहा था। तो 13 लाख रुपए पे हम टैक्स निकालते है ना, तो 0 to 3 लाख निल, 3 to 6 लाख 15,000, 6 to 9 लाख 30,000, 9 to 12 लाख 45,000 और 12 to 13 लाख 20,000। टोटल 1,10,000 प्लस 4% सेस 1,14,400। ठीक है, contribution made by central government or any other employer in the previous year to the account of an employee under pension scheme referred to in section 80CC। अभी अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा था 80C, तो जैसे 80C सेक्शन है ऐसे ही एक 80CC भी है। वो पेंशन फंड पर है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह या कोई और एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराता है एम्प्लॉय के अकाउंट में, तो उस पे पेंशन स्कीम में डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ लिखा नेशनल पेंशन स्कीम अप्रूव्ड स्कीम है गवर्नमेंट की, 18 से 70 साल के लोग ले सकते हैं, और जो एनपीएस में पैसा जमा कराते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है एनपीएस में, तो एम्प्लॉयर भी उसमें पैसे जमा करा सकता है एम्प्लॉय के अकाउंट। अब एम्प्लॉय के अकाउंट में एम्प्लॉयर जमा करा रहा है तो क्या होगा, तो लिखा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जो जमा कराया जाएगा वो सैलरी तो है भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे जमा करा रहा है तो सैलरी तो है ये। तो लिखा हाउ एवर वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय एज, जो असेसी है एम्प्लॉय, a deduction under section 80CC is allowed to the assessee in respect of employers as well as employees contribution under pension scheme under section 80CC। तो ये कह रखा है कि जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है उसे आप पहले सैलरी में टैक्सेबल कर दो, जो डिडक्शन मिलेगी वो बात की बात है। जैसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ध्यान दो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसकी डिडक्शन मिल रही है 80C में, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की नहीं मिल रही। लेकिन 80CC में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिल रही है। क्यों? क्योंकि पहले वो टैक्सेबल हो गया। यहां पर क्या है कि एम्प्लॉयर का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% से ऊपर वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल तो है, लेकिन उसकी डिडक्शन बाद में मिलती नहीं है, यहां पर मिलती है। तो यहां पर यही लिखा है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, यहां डिडक्शन बाद में मिलेगी। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल एनरोल्ड इन द अग्निपथ स्कीम रिफर टू सेक्शन 80CC। तो अग्निपथ स्कीम क्या है, एक 2022 में गवर्नमेंट ने करी थी कि इंडियन यूथ इन द इंडियन आर्म फोर्सेस अग्निवीर आ सकता है 4 साल के लिए। बाहर की कई कंट्री ऐसी हैं जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां तो कई जगह ये है कि इन केस ऑफ वार सिचुएशन आपके हर फैमिली मेंबर को वॉर में जाना पड़ेगा, या कम से कम एक फैमिली मेंबर को तो वॉर में आर्मी में जाना ही पड़ेगा। ब्रिटेन में भी ऐसा है कि हर फैमिली मेंबर को एक ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है, कंपल्सरली आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है, या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में तो जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आर्मी में जाते हैं। तो अग्निवीर एक स्कीम आई थी जो अपोजिशन ने बहुत ज्यादा वो भी कर रहा था कि ये क्या कर रखा है, 4 साल के बाद क्या होगा।
In pursuance of the government decision to implement the Agnipath scheme, the competent authority has decided to create non-lapsable dedicated Agniveer Corpus Fund in the interest-bearing section of the public account head. In this account, fixed percentage of the monthly emoluments would be contributed by the Agniveer and matching amount would be contributed by the central government. तो इन्होंने कहा कि कोई उसमें आएगा तो उसमें उसकी सैलरी से भी जमा होगा, गवर्नमेंट भी जमा कराएगी. Agniveer Corpus Fund is defined as a fund in which consolidated contribution of all the Agniveers and matching contribution of government along with the interest on these contribution would be held in their respective account. Central government contribution to Agniveer Corpus Fund would be a part of salary under section 17(1). तो ये बोल रखा है CCH में डिडक्शन मिल जाएगी लेकिन पहले वो भी टैक्सेबल हो जाए जो गवर्नमेंट जमा कराएगी. अब हमारे सामने एक ऐसा पॉइंट आया है जिसे करने के लिए हमें लगभग 45 मिनट टू 1 आवर लगेगा. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक बार इसको देख कर आइएगा. समझ में तो खैर आपको कुछ आएगा नहीं, फिर भी आप एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए